You are welcome on CMA Heights channel. Today I am going to discuss a class which belongs to your paper number 15. Paper name is Strategic Cost Management Decision Making, जो कि आपका फाइनल ग्रुप थर्ड का पेपर है सीएमए का। जो आपका सीएमए का फाइनल में थर्ड ग्रुप का पेपर है वो ये पेपर है और पेपर का नंबर है 15। और मैं जो ये आपका क्लास ले रहा हूँ आज, इस क्लास का नंबर है 77। तो दिस 77 एज यू नो इट कमिंग बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट, जिसको हम रेफरेंस मटेरियल मान रहे हैं। मैं अभी आपका टॉपिक करा रहा था 6.4 ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपका सेक्शन सी है, उस पे हम चल रहे थे। 6.4 टॉपिक में करा रहा था ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सवाल कराए थे और मैंने जो इसका सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन था उसको होल्ड किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसमें मैंने ये इसका रीजन बताया था कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसमें लूपिंग करनी पड़ती है। तो मैंने आपको बेसिक सवाल कराए थे जिसमें हम एक सर्टेन लेवल के स्टेप अब सीख चुके हैं। अब चूंकि ये उससे आगे की बात है तो मैं आज इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 में शुरू करता हूँ, जिसमें हम अपना ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में जो यहाँ पे आपकी लूपिंग की कॉन्सेप्ट भी आएगी जो अभी तक हमने नहीं की थी। तो ये सवाल को आप गौर से देखिएगा विदाउट स्किपिंग, स्किप नहीं करना कुछ भी आपको इसमें। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 को मैं शुरू करता हूँ। ए मैन्युफैक्चर हैज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एक्स वाई एंड जेड। एक मैन्युफैक्चर के पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जिनके नाम एक्स वाई और जेड हैं। These centers have 40, 20 and 40 units of his product। तो जो सप्लाई है आपकी वो कितनी है इन सेंटर्स पे एक्स वाई जेड पे? 40 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एंड 40 यूनिट रेस्पेक्टिवली। His retail outlets at A B C D E, उसके रिटेल आउटलेट जो हैं वो कितने हैं? 5 रिटेल आउटलेट्स हैं जिनके नाम क्या हैं? A B C और D E हैं। Required 25, 10, 20, 30 एंड 15 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो इन पे जो डिमांड है इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे, वो जो रिटेल आउटलेट है आपके, उन पे कितनी डिमांड है? 25 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट और 15 यूनिट रेस्पेक्टिवली फॉर रिटेल आउटलेट सेंटर ए बी सी डी। ठीक है। The transport cost in rupees per unit between each center and each outlet is given in the following table। तो ये आपका ये कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है कि जब ये सप्लाई, फॉर एग्जांपल एक्स की सप्लाई अगर हम ए पे देंगे तो हमें 55 रुपये पर यूनिट कॉस्ट लगेगी। अगर हम एक्स की सप्लाई बी पे देंगे तो 30 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट लगेगी। इस तरह से इस टेबल की इंटरप्रिटेशन है। हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो हमें ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट मेथड को यूज करना है। तो जब भी आपका ट्रांसपोर्ट का ये सवाल आएगा तो आपको हमें वैम मेथड यूज करना है, जो मैंने आपको बताया था, जिसको रिग्रेट मेथड या पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं। तो अब मैं इस सवाल को आपके वैम मेथड से सॉल्व करूंगा कि हम किस तरह से एलोकेशन करेंगे, किस तरह से हम इनको असाइन करेंगे, जिससे हमारी जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो देखिए ये बुक में सवाल किया हुआ है, इसमें कुछ कुछ थोड़े से इशू हैं, तो मेरी आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इसको रेफर ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ, तो उसको आप देखें ध्यान से, क्या क्या हमारी रीजनिंग रहेगी, किस तरह से हम उसको करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कॉस्ट मैट्रिक्स लिख दी है यहाँ पे, और इसमें आपकी देखिए ये आपकी जो सप्लाईज हैं वो लिखी हुई हैं। एक्स सेंटर पे जो हमें सप्लाई अवेलेबल है 40 यूनिट अवेलेबल है, वाई सेंटर पे जो सप्लाई अवेलेबल है 20 यूनिट्स है, और जेड पे जो लिखी है वो 40 यूनिट्स है। सिमिलरली यहाँ डिमांड्स हैं जो रिटेल आउटलेट ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली जो हैं वो 25, 10, 20, 30 और 15 है। तो ये आपकी आपकी जो है डिमांड यहाँ लिखी हुई है। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में? हम मेथड यूज करेंगे वैम मेथड। इसको क्या क्या बोलते हैं? गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसको रिग्रेट मेथड या पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं।
तो सवाल शुरू करने से पहले हमें क्या सवाल पूछने पड़ते हैं अपने आप से कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पे आपकी सप्लाई कितनी है, 100 यूनिट्स है, 40 20 प्लस 40 100 हो गई। और यहाँ अगर डिमांड देखेंगे वो कितनी हो गई आपकी, ये 100 हो गई, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस काइंड की है, ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं होती तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते। कैसे बैलेंस करते हैं, अगर हमारे पास डिमांड अगर जो है वो कम है सप्लाई से, तो हम इसमें कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं विद जीरो कॉस्ट। और अगर हमारी जो है सप्लाई आपकी जो है कम है, तो हम इसमें रो इंट्रोड्यूस करते हैं और आर्टिफिशियल सप्लाई जो है यहाँ बनाते हैं। लेकिन इसमें सारे मैट्रिक्स में कॉस्ट के जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। इसको डमी कॉलम या रो इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो शुरू कर, अब हमने इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, पेनाल्टी इसकी निकालनी है। पेनाल्टी निकालने के लिए हमने क्या किया था, पहले रो वाइज पेनल्टी निकालेंगे, फिर कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। और पेनल्टी निकालने के लिए क्या है कि सबसे लीस्ट इसमें एलिमेंट ढूंढेंगे और फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढेंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पेनल्टी होगा। तो देखिए सबसे इस रो की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स रो पे, इसमें देखिए आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 20, उससे बड़ा एलिमेंट क्या है 30, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो इस रो के लिए 10 पेनल्टी आ गई। सिमिलरली ये काम आप इसमें करेंगे, वाई में देखिए मिनिमम 30 है, उससे नेक्स्ट 35 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही पेनल्टी होगी जो कि 5 हो जाएगी। सिमिलरली आप इस केस में देखेंगे, इसमें भी देखिए आपका कितना है, ये आपका 30 है मिनिमम एलिमेंट, और उससे नेक्स्ट है 35, तो 35 और 30 का जो डिफरेंस है 5, वो आपका ये पेनल्टी आ गई। सिमिलरली आप ये रो का काम पूरा हो गया। अब कॉलम में ये पेनल्टी निकालेंगे, तो देखिए यहाँ मिनिमम आपका 35 है, उससे नेक्स्ट 40 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 5, तो इसके लिए 5 पेनल्टी हो गई। यहाँ पे देखिए एक मिनिमम 30 है, उससे नेक्स्ट भी 30 है, तो डिफरेंस 0। यहाँ पे पेनल्टी निकाल लेंगे 95 और 20, 95 और 20 नहीं होगा ये, आई थिंक जस्ट आई हैव टू सी, दिस इज बेसिकली 40, राइट, दिस इज 40, ये मुझसे गलती से लिखा गया होगा। 95 माइनस दिस, सबसे छोटा 40 है और उससे नेक्स्ट है 95, तो हम इसमें दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 55, 55, राइट, ये आएगा 55। आगे देखिए 35 आपका मिनिमम है, उससे नेक्स्ट है 45, दोनों का डिफरेंस आएगा 10, तो ये पेनल्टी 10 हो जाएगी इस कॉलम के लिए। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे 30 एंड 40, द पेनल्टी इज अगेन 10। पेनल्टी निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखना पड़ता है कि सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे आ रही है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पेनल्टी इसमें ये 55 नंबर की पेनल्टी सबसे हाईएस्ट आ रही है, तो इसको हम मार्क करेंगे और हम इस फिर कॉलम में एलोकेशन करेंगे। इस कॉलम में एलोकेशन कहाँ पे करेंगे, जहां मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट होगा। तो इस कॉलम में ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्टेड कॉलम हो गया ये वाला, और इसमें हमारा मिनिमम जो एलिमेंट है 40 आ रहा है, तो हम यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन कैसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिमांड कितनी है 20, सप्लाई कितनी है 40, तो डिमांड पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो हम यहाँ 20 इसको दे देंगे, यहाँ पे डिमांड 0 हो जाएगी, और ये आपकी 20 इसको जब हमने दिया तो यहाँ रिमेनिंग 20 बचेगा हमारे पास। ऐसा करने से क्या हो गया आपका, यहाँ पे जब ये 0 हो गया, इस कॉलम की पूरी डिमांड खत्म हो चुकी, तो इसको हम कॉलम को डिलीट कर देंगे अपनी कैलकुलेशन से, ठीक है, हमने इसको हटा दिया। ऐसा करने के बाद हम फिर दोबारा से पेनाल्टीज निकालेंगे। तो देखिए फिर पेनाल्टीज निकालने के लिए देखिए मिनिमम एलिमेंट क्या है 30 है अगेन, और उससे नेक्स्ट 40, तो पेनल्टी रिमेन 10 रहेगी। यहाँ पे इस वाले में आइए, देखिए 30 और 35 है, मिनिमम 30 है और उससे नेक्स्ट है 35, तो यहाँ भी पेनल्टी आपकी 5 हो जाएगी। आगे में चलते हैं, इसमें देखिए इसमें मिनिमम 30 है और अगेन 35 है, तो यहाँ भी पेनल्टी आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कॉलम की पेनल्टी में देखिए वर्चुअली कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये डिलीट हुआ है, तो
ये आप यहाँ डैश लगा लीजिए, ये कॉलम बाहर हो चुका कैलकुलेशन से, और ये पेनल्टी रिमेन रहेंगी सेम, चाहे आप कैलकुलेट कर लो, ये सेम आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आपका रो में कोई फर्क आया ही नहीं, तो ये पेनल्टी आपकी एज इट इज आ जाएंगी। ऐसा करने के बाद, पेनल्टी निकालने के बाद हमें देखना है कि हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है। अब ये टाई हो गया आपका मैटर, ठीक है। पेनल्टी इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस रो में बराबर हैं। तो हम कैसे, किसको सेलेक्ट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले देखिए इस रो की बात करते हैं, सॉरी इस कॉलम की बात करता हूँ। इस कॉलम में देखिए मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 35, ठीक है। इस कॉलम में देखिए कौन है? 30 है। तो इसको हम नहीं छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम यहाँ 30 मिल गया। तो इस इन दोनों की कंपैरिजन में तो ये आ गया। अब क्या इसमें देखेंगे? इसमें देखिए कितना है, इसमें भी 30 है। तो ये दोनों टाई हो गए आपके, मतलब इसमें भी पेनल्टी तो बराबर थी पहले। तो उसमें फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या आ गया पेनल्टी बराबर होने के बाद? कि मिनिमम एलिमेंट किस में है। तो मिनिमम एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। फिर यहाँ मैटर टाई हो गया दोबारा से। तो ये मैटर ट्राई होने के बाद, क्योंकि पेनल्टी भी बराबर है और कॉस्ट भी यहाँ बराबर है, तो फिर क्या क्राइटेरिया है? फिर क्राइटेरिया थर्ड ये है कि मैक्सिमम एलोकेशन आप कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे कर सकता हूँ? जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, है, तो मैं यहाँ पे कितनी कर सकता हूँ एलोकेशन? 15, क्योंकि यहाँ 15 डिमांड है और सप्लाई है 40, तो यहाँ 15 हो सकती है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ डिमांड 10 है और यहाँ आपकी सप्लाई 20 है, तो 10 ही कर पाऊंगा। तो इस केस में हमें हाईएस्ट को चुनना है कि हम हाईएस्ट आपकी कहाँ पे एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में इस चीज को समझा देता हूँ। पहले आप देखिए, अगर आपकी पेनाल्टी टाई हो गई, पेनाल्टीज आपकी टाइज हो गई हैं, तो आप नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम कॉस्ट का। क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम कॉस्ट का, कि मिनिमम कॉस्ट किस में है, किस मतलब उसमें आ रही है, किस सेल में आ रही है। अगर ये मिनिमम कॉस्ट भी टाई हो गई आपकी, तो आपको देखना है कि हाईएस्ट अलोकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं, हाईएस्ट अलोकेशन कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो क्राइटेरिया बन जाएगा। तो इस केस में आप हाईएस्ट अलोकेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में सवाल दूसरे ढंग से किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऐसा ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगी, सवाल छोटा हो जाएगा। अगर आप रैंडमली चूज करेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। अगर ये 10 10 10 है, आप कोई सा भी चूज कर लिए फिर भी आंसर आएगा, लेकिन आपका सवाल लंबा होता चला जाएगा। तो जहां पे आपकी पेनल्टीज टाई हो जाए, वहां पे आपको देखना है कि मिनिमम कॉस्ट किसके सामने है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मिनिमम कॉस्ट भी किन्हीं दो या दो सेलों की बराबर आ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि हाईएस्ट लोकेशन में कहाँ पे कर सकता हूँ। तो जैसे अब देखिए, ये तो बाहर हो गया था मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया पे, ये वाला जो आपका था। और इन दोनों में कौन बाहर हुआ? ये बाहर हुआ, ये वाली रो बाहर हुई, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता तो 10 कर पाता, और इस सेल को करूंगा तो कितने कर पाऊंगा? 15 कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका ये क्राइटेरिया काम करेगा। तो देखिए फिर हमारा चूज कहाँ पे हो गया? हमने किसको चूज किया? हमने इसको चूज किया, राइट। हमने किसको चूज किया? हमने आपका ये वाले को, क्योंकि हम हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ कर सकते थे। तो यहाँ कितनी एलोकेशन कर दूंगा मैं? 15 कर दूंगा। कितनी कर दूंगा? 15। यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। आपकी बुक में दूसरे ढंग से सवाल किया हुआ है, थोड़ी उनकी कैलकुलेशन में भी इशू है, तो आप उस पर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए। तो जब मैंने यहाँ पे आपका एलोकेशन दे दिया 15, तो यहाँ पे डिमांड 0 हो गई। जब ये डिमांड 0 हो गई, तो मैं इस एलोकेशन को, इस कॉलम को सॉरी, अपनी कैलकुलेशन से बाहर कर दूंगा। और जैसे ही कोई कॉलम या रो डिलीट होता है या कोई सेल डिलीट होता है, तो आपको पेनल्टी रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब मैं पेनल्टी को रिकैलकुलेट करता हूँ। देखिए पहले रो के लिए करूंगा, तो अब क्या है आपका 30। अब आपका क्या क्या है क्राइटेरिया? देखिए यहाँ पे रो को करने के लिए, तो ये आपका देखिए, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 और 35 में क्या हुआ? 5 पेनल्टी आ गई यहाँ पे आप देखिए 35 और 40 के बीच कितनी पेनल्टी आ गई? 5 पेनल्टी आ गई। यहाँ पे देखिए, ये एक एलिमिनेट ये हुआ और एक एलिमिनेट ये हुआ,
ठीक है। तो बाकी पेनल्टी आपकी ऐसी की ऐसे ही रहेंगी, ठीक है, आपकी पेनल्टी ऐसे की ऐसे ही रहेंगी, राइट। तो अब पेनल्टी क्लियरली 20 पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 20 पे है यहाँ पे इस वाले में, तो इसमें एलोकेशन देंगे, तो इसमें एलोकेशन कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। तो इसमें एलोकेशन कितनी दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ आपका 10 रह जाएगा, और ये आपका डिलीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड पूरी हो चुकी। ऐसा करने के पश्चात फिर क्या करूँगा मैं, फिर दोबारा से पेनल्टी करूँगा, जितनी बार भी मैं एलोकेशन करूँगा उसके बाद पेनल्टी निकालूंगा नई से। तो देखिए नेक्स्ट में आपकी जो पेनल्टी आ रही है वो पेनल्टी क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। इसके लिए क्या पेनल्टी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है जी। और इसके लिए पेनल्टी क्या आ रही है, इसके लिए अगेन आपकी 5 पेनल्टी आ रही है। और इस बार क्या हुआ है, आपका ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, और ये भी डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आपका ये 10 और ये कितना हो गया, ये तो अगेन आपका 5 ही रहेगा। तो ऐसा करने पे देखिए फिर दोबारा से टाई हुआ है, पेनल्टी 10 और 10, ठीक है। तो अगर मैं ये 10 करता हूं तो फिर लीस्ट कॉस्ट वाला एलिमेंट देखिए इसमें क्या है, मिनिमम 35 आता है, और इस वाले में अगर सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 35 आता है, दोनों टाई हो चुके दोबारा से। तो फिर देखिए मैक्सिमम कहाँ पे कर सकते हैं, अगर मैं देखिए यहाँ लोकेशन देता हूँ तो 25 दे पाऊंगा, सॉरी 20 दे पाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ 20 सप्लाई है और डिमांड है 25, तो 20 दे पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ सिलेक्शन करता हूँ तो मैं कितनी दे पाऊंगा, 25 सप्लाई है 30 डिमांड है, तो यहाँ 25 दी जा सकती है। तो हमारा सिलेक्शन फिर यहाँ आ जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं। देखिए मेरे पास दोनों की पेनल्टी, इसकी भी पेनल्टी 10 है, इसकी भी पेनल्टी 10 है, तो मैं एलोकेशन कहाँ कर सकता हूँ, इस रो में करूंगा या इस कॉलम में करूंगा। इसका लीस्ट एलिमेंट 35 है, इसका लीस्ट एलिमेंट भी 35 है कॉस्ट का, तो दोनों टाई हो गए। तो फिर नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया आता है कि मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे हो सकती है। तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैक्सिमम एलोकेशन कितनी हो सकती है, यहाँ पे देखिए सप्लाई 20 है, डिमांड 25 है, तो 20 ही दे सकते हैं इसको। और अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पे देखिए 25 इसकी सप्लाई है और 30 डिमांड है, तो 25 दे सकते हैं। तो यहाँ अगर करते तो 20 कर पाते, यहाँ एलोकेशन हो जाएगी 25 की, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया 25, जब इसको 25 दिए तो ये 5 यहाँ बच गई डिमांड अभी भी, और यहाँ पे ये तो सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी। जब ये सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी तो अब हमें ये पूरे रो को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने रो को डिलीट कर दिया। रो को डिलीट करने के बाद अगेन ये जो है, चूंकि यहाँ पे इस बार सप्लाई खत्म हो गई थी तो हमने ये रो को डिलीट किया है। अगर यहाँ पे डिमांड खत्म होती है, 0 हो जाती है, तो हम कॉलम को डिलीट करते हैं। फिर पेनल्टी निकालेंगे दोबारा से, तो देखिए कितनी पेनल्टी आती है, 5, और यहाँ पे पेनल्टी कितनी आएगी, अगेन 10 आ जाएगी, और ये तो आपका बाहर हो चुका। इससे देखिए यहाँ पे आपको फ्रेश पेनल्टी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार यहाँ पे आपका ये जो है ये आपकी डिलीट हुई है रो। तो देखिए इसकी 35 माइनस 55 कितनी आ जाएगी आपकी, 20, और यहाँ पर ये तो डिलीट हो चुका था, ये भी डिलीट हो चुका था। यहाँ पे देखिए कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी 5, ठीक है सर। और अब आप देखिए ये डिलीट हो चुका था। तो अब इसमें देखिए हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे बनती है, हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पे बनती है। तो आप एलोकेशन अब यहाँ पे करेंगे। तो देखिए इसमें लीस्ट कॉस्ट का एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट कॉस्ट का एलिमेंट क्लियरली 35 है। यहाँ पे डिमांड कितनी है 25, सप्लाई कितनी अवेलेबल है 20, तो हम यहाँ इसको जितनी सप्लाई है पूरी दे देंगे, और यहाँ डिमांड रिमेनिंग रह जाएगी 5, ठीक है। ऐसा करने से आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी, तो इस रो को भी आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा, केवल यही दो बचे अनअलोकेटेड सेल, यही बचे दोनों वाले। तो इसमें आप ठीक इसमें देखिए आपकी यहाँ पे डिमांड कितनी है 5, और यहाँ पे डिमांड कितनी है 5, और यहाँ पे सप्लाई देखिए कितनी है 10 है। तो आप 5 इसको दे दीजिए और 5 इसको दे दीजिए, तो 5 की 5 ये 0 हो गई, और आपका ये 0 हो गया, और 10 आपने दे दिया तो आपका 0 ये हो गया। तो इस तरह से आपकी एलोकेशन कैसे आ गई, ये एलोकेशन आपकी आ गई 5, ए पे 5, बी पे 10, ठीक है, सी पे 20, और
फिर आपका अगेन ये डी पे 5 और ये y से जो है y से जो आपकी ये एलोकेशन आई है वो a पे 20 आई है और z से जो आई है d पे 25 आई है और e पे 15 आई है। तो इस तरह से आपने ये इसको एलोकेशन कर दिया। इतना करने के बाद आपको क्या देखना है, इतना करने के बाद आपको देखना है कि m प्लस n माइनस 1 हमारा क्या है। तो m प्लस n माइनस क्या है, माइनस 1 क्या है, m है नंबर ऑफ रो, n है नंबर ऑफ कॉलम। तो m कितने हैं इसमें देखिए, इसमें 3 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 3 रो हैं प्लस 5 कॉलम है और इसमें से -1 करेंगे तो आपका आएगा 7। अब हम देखेंगे कि हमने नंबर ऑफ अलोकेशन कितनी दी है। हम देखेंगे नंबर ऑफ अलोकेशन, नंबर ऑफ अलोकेशन आपकी कितनी है। तो देखिए नंबर ऑफ अलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ अलोकेशन भी हमारी 7 है। जब m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशन है तो हम इसमें अगला स्टेप क्या करते हैं, हम इसमें एक यूवी टेस्ट होता है, ठीक है, जो ऑप्टिमैलिटी चेक करता है, या इसको मोडी टेस्ट भी बोलते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, वो हम कर सकते हैं। अगर हमारा ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं, मोडी टेस्ट को आप कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूवी टेस्ट करने के लिए आप दोबारा से एक अपना जो है ये कॉस्ट टेबल लिखेंगे और इसमें जहां जहां पे आपने एलोकेशन दी है, ठीक है, जहां जहां पे आपने एलोकेशन दी है इसमें आप देखिए उसको आप एलोकेशन के साथ लिखिए। जैसे आपने यहाँ पे 5 एलोकेशन दी थी, इसको ए लिख लीजिए, मतलब एलोकेशन जस्ट मैं साइन के ले रहा हूँ, मैंने 5 एलोकेशन दी थी और ए का मतलब मैंने यहाँ पे एलोकेशन दिया था। यहाँ पे 10 एलोकेशन दिया था, यहाँ भी मैंने ए लिख लिया। और यहाँ पे आपका मैंने 20 एलोकेशन दिया था, यहाँ भी मैंने ए लिख लिया। यहाँ पे आपका 5 एलोकेशन दिया था, यहाँ भी ए लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे हमने 20 एलोकेशन दिया था और इसके अलावा यहाँ पे हमने 25 एलोकेशन दिया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना दिया था, 15 एलोकेशन दिया था। तो हमारे एलोकेटेड सेल कौन कौन से थे, ए बी ये वाले थे, मतलब यहाँ पे 5 10 20 5 20 25 और ये 15। ये मैंने जस्ट अपने हिसाब से ऐसे लिखा है, आप और कोई मेथड देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये जस्ट मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसा करता हूँ। तो इसमें हमें क्या निकालने पड़ते हैं, फिर हमें u और v निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे हमें u1 u2 और u3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हम uv टेस्ट कर रहे हैं, या इसको आप मूडी टेस्ट भी बोलते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो और यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू निकलेंगी, v1, यहाँ पे आपकी v2 आएगी, यहाँ पे आपकी v3 आएगी, v4 आएगी और v5 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि इसमें से हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये वैल्यू निकालने के लिए, इससे हम करेंगे क्या, इससे हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे कि क्या हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर ऑप्टिमल है या नहीं है वो हमें इससे पता चलेगा। तो इसके करने के लिए आप किसी भी u या v को आप 0 मान सकते हैं, लेकिन इट विल बी एडवाइजेबल एंड बेटर टू रिड्यूस योर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैलकुलेशंस कि जिसमें ज्यादा एलोकेशन हो उसको आप 0 मानिए। तो देखिए सबसे ज्यादा एलोकेशन कहाँ पे है, इस रो में, u1 के सामने है। यहाँ पे देखिए कितनी है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपकी 2 है। अगर आप कॉलम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट एलोकेशन कहाँ हो रखी है, u1 के सामने। तो u1 की वैल्यू आप 0 मान लीजिए, u1 की वैल्यू को आप 0 मान लीजिए। अब आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, कहने को तो वहाँ बहुत सारे फार्मूले लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मोटी बात बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है और उसी के हिसाब से सवाल करना है। तो देखिए ये जो कॉस्ट लिखी है आपकी, ये वाली कॉस्ट है, मैं एक को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। जो आपकी ये वाली कॉस्ट लिखी है ये क्या है, ये है सम किस किस का, यहाँ कोई वैल्यू जो लिखी है v1 की और u1 की, मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसके सामने जो ये v1 है और इसके सामने जो u1 है इनका ये सम है। मतलब ये 55 जो है, ये 55 क्या है, इसका सम, यहाँ जो वैल्यू लिखी है प्लस इसका सम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो 55 अगर यहाँ लिखा है और यहाँ 0 लिखा है
तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, मतलब यहाँ क्या होगा ऐसा जिसमें मैं ये 0 जोड़ूं तो ये 55 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली 55 लिखा होगा भाई। 55 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो ये 55 आंसर आ जाएगा। 55 प्लस 0 इज इक्वल टू 55। वैसे तो इसको अगर अगर उसके हिसाब से देखें तो इसको क्या बोलते हैं, CIJ बोलते हैं। और CIJ क्या होता है, UIJ प्लस VIJ। ठीक है, तो ये तो आप फॉर्मूला की टर्म में समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता रहा हूँ कि जो ये 55 लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, ये किस किस का सम है। एलोकेटेड सेल के लिए केवल बात होगी यहाँ पे। सबसे पहले किसके लिए बात हो रही है, एलोकेटेड सेल के लिए। ठीक है, एलोकेटेड सेल्स के लिए बात हो रही है। तो 55 किस किस का सम है, यहाँ पे V1 का और U1 का। तो इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, V1 निकाल लिया। ऐसी नेक्स्ट एलोकेटेड सेल देखिए, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। ये 30 क्या है, V2 का प्लस U1 का सम है। इसके सामने U1, इसके सामने का U और इसके सामने का V। तो यहाँ क्या आना चाहिए रियल में, यहाँ 30 आना चाहिए। ठीक है, 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30। सिमिलरली V3 के लिए देखिए, अगला एलोकेटेड सेल 40 है यहाँ पे देखिए। तो ये 40 क्या है, V3 प्लस U1। तो U1 इज ऑलरेडी 0, तो वी हैव टू हैव 40 एज U3 वैल्यू। ठीक है, और फिर अगला एलोकेटेड सेल है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट 50 है, यहाँ पे U1 0 है, तो यहाँ पे 50 होगी तब ही आएगा। अगर मैं आपको नट सेल में बताऊं तो सीधे सीधे जिसको आपने U1 की वैल्यू को या जिस U या V की वैल्यू को आपने 0 माना है, तो उसके सामने के जो करस्पॉन्डिंग V1 V2 V3 जो भी हैं उनके सामने ये इमीडिएट कॉस्ट आ जाएगी। ये सीधी बात थी। लेकिन ये आपको किसको के लिए करना था, केवल एलोकेटेड सेल के लिए होना है ये बात। अगले एलोकेटेड सेल की बात करते हैं। देखिए, ये मैंने क्या बताया कि यहाँ जो वैल्यू लिखी है ये कॉस्ट, ये किस किस का सम है, यहाँ का प्लस यहाँ का सम है। तो 55 में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर 35 आ जाए। तो 55 में मैं क्या जोड़ूंगा, -20 जोड़ूंगा, जिससे आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस एलोकेटेड सेल के लिए बात हो गई। अब देखिए, ये एलोकेटेड नहीं है, इनको छोड़ देंगे। जो अनएलोकेटेड है उनके लिए हम बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल पे आते हैं। तो देखिए, ये 35 लिखा हुआ है, ये वाले इस सेल के लिए बात करते हैं। इस सेल में हमें क्या लिखा है, कॉस्ट कितनी है, 35। तो यहाँ कोई वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो जिसमें ये इस V4 में कुछ ऐसा जोड़ूं मैं जिससे कि 35 आंसर आ जाए। तो क्या जोड़ूंगा मैं, -15 50 -15 इज इक्वल टू 35। सिमिलरली इसकी मदद से फिर यहाँ की वैल्यू मिसिंग निकाल लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए कि जो यहाँ लिखा है उसमें आप -15 करें तो 30 आंसर आ जाए। तो बताइए यहाँ ऐसा क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 45। 45 -15 इज इक्वल टू 30। तो ये सब हमने क्या किया, ये हमने एलोकेटेड सेल के लिए हमने U1 V1 U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल दी। ये हमने काम किसके लिए किया, केवल एलोकेटेड सेल के लिए किया। तो ये बात तो एक ही हो गई। दूसरा क्या करना है, अब हमें काम करना है किसके लिए, अनअलोकेटेड सेल के लिए। अनअलोकेटेड सेल के लिए हमें काम करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है डेल IJ। डेल IJ क्या होता है, डेल IJ होता है केवल अनअलोकेटेड सेल के लिए। और वो बेसिकली क्या होता है कि CIJ आप जानते हैं, ये वाली कॉस्ट ही CIJ है, माइनस UIJ, ठीक है, प्लस VIJ। ठीक है, मतलब क्या करना है कि जो CIJ है इसका, अनअलोकेटेड सेल का, मतलब ये कॉस्ट जो है उसमें से आपको क्या घटानी है, U और V की वैल्यू को सम करना है और उनको फिर CIJ में से घटा के यहाँ लिखना है। तो क्या ये डेल है। तो ये डेल क्या है, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट हमारी ये थी। सबसे पहले अनअलोकेटेड सेल देखिए, यही आता है हमारी पकड़ में। तो इस अनअलोकेटेड सेल के लिए हमें क्या करना है, डेल IJ की वैल्यू निकालनी है। डेल IJ क्या होता है, CIJ माइनस U प्लस V। तो इसके सामने के देखिए, इस सेल के लिए बात कर रहे हैं, इस सेल के सामने का U ये है, V ये है। ठीक है, तो U प्लस V को जोड़ो तो क्या आंसर आएगा, 45। और CIJ में से घटाओ, CIJ में से U प्लस V की वैल्यू को घटाइए। तो U प्लस V की वैल्यू कितनी है, 45। 0 प्लस 45 इक्वल टू 45। और 40 माइनस 45 क्या आएगा, -5। क्या आ जाएगा, -5। तो इस -5 को आप
एक सर्कल में मैं कर लेता हूँ। ये मेरी अपने करने की तरीका है, आपका कुछ और भी हो सकता है, किताबों में कुछ और भी दिया हुआ है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है कि डेल आई जे क्या है, डेल आई जे है सी आई जे, सी आई जे क्या है, ये कॉस्ट लिखी हुई सी आई जे है, माइनस यू आई जे प्लस वी आई जे, मतलब जिस कॉलम के सामने, जिस सेल के सामने जो भी कॉलम या रो आ रही है उसके सामने यू वी की जो वैल्यू लिखी है उनको पहले जोड़ो और फिर इसमें कॉस्ट में से, इस कॉस्ट में से उन वैल्यूज को घटाओ, तो यहाँ पे -5 आएगा। और ये काम किसके लिए होना है, केवल और केवल अनअलोकेटेड सेल के लिए। ये काम किसके लिए होना है, केवल और केवल अनअलोकेटेड सेल के लिए। सिमिलरली आप बाकी अनअलोकेटेड सेल के लिए बात करिए, डेल आई जे निकालते हैं हम। तो देखिए इसके लिए मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए अगर बात कर रहा हूं तो इसके सामने का v और u इन वैल्यू को जोड़ना है। तो 30 - 20 मतलब 30 + -20 करेंगे तो 10 आएगा, और इस 10 को किस में से घटाना है, सी आई जे में से। तो यह 30 है, इन दोनों का आंसर क्या आया, 10 आंसर आया। ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या आया, 10 आया। इन दोनों को जोड़ने पे v2 + u2 को जोड़ने पे क्या आया, 10 आया। 10 को किस में से घटाना है, 30 में से, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। सिमिलरली अगले के लिए देखिए, अगले सेल में सबसे पहले v3 और u2 की वैल्यू इन दोनों को जोड़िए, 40 + -20 मतलब 20, और 100 में से 20 अगर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 80 आ जाएगा। तो इस 80 को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। देखिए इसके लिए बात कर रहे हैं, इस सेल के लिए, इस सेल के सामने का u ये है, v ये है, तो इन दोनों को जोड़िए पहले। 50 - 20 को करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 45 में से माइनस करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 45 + 20 को करेंगे 25, और इसमें से 60 में से 25 को करेंगे माइनस, तो आंसर आएगा 35। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही इस सेल के लिए कीजिए, सबसे पहले v और u की वैल्यू करस्पॉन्डिंग जोड़िए। 55 - 15 क्या हुआ, 40, और 40 - 40 = 0। ठीक है, इसको सर्कल में लेना है सारी वैल्यू को। 30 इसके सेल के लिए बात करते हैं। देखिए 30 - 15 मतलब u प्लस भी करना ना, यानी कि 30 + -15 तो कितना हुआ, 15, और 60 में से इसको माइनस करेंगे 15 को, तो आंसर आएगा 45। यहाँ पे देखिए 40 - 15 हो गया, तो ये हो गया आपका 25। 95 में से 25 को अगर आपने घटाया तो क्या आंसर आया, 70 आंसर आया। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हमने डेल आई जे निकाले हैं, अगर हमारा ये हम क्यों निकाल रहे थे डेल आई जे या यूवी टेस्ट क्यों कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। अगर इसमें सारी डेल आई जे की वैल्यू, डेल आई जे की वैल्यू अगर आपकी होती ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपका सॉल्यूशन ये ऑप्टिमल होता। लेकिन आपकी एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, तो ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। आपको अपना सॉल्यूशन को ऑप्टिमम करना पड़ेगा। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सारी वैल्यू 0 से बड़ी हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल भी है, ऑप्टिमम भी है और यूनिक भी है। अगर आपकी डेल आई जे की वैल्यू कोई भी वैल्यू 0 है, जैसे इसमें ये वैल्यू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक अगर ये मान लो ऐसा होता कि ये भी प्लस होता, आपका सारी वैल्यू प्लस होती, केवल एक 0 होता, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन था कि सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल है लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर कोई भी वैल्यू आपकी इसमें निगेटिव हो गई डेल आई जे की, तो ये सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल नहीं है। तो इस केस में, हमारे केस में क्या है कि सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमम लिख लो, नॉट ऑप्टिमम, सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि आपकी डेल आई जे इज इक्वल टू एक -5 आपकी आ रही है। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है, ये हमें सोचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लूप लगाना पड़ता है। लूप कैसे लगाते हैं, उसका क्या रूल है सर, वो कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे काम करना है। तो लूप शुरू होगा आपका, लूप कैसे होगा, हमें क्या करना है, एक पॉइंट ढूंढना है कहाँ पे जिसमें निगेटिव वैल्यू है, उससे हम शुरू करेंगे और हम ऐसा लूप लगाएंगे कि वो लूप कैसा होगा, रेक्टेंगल हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी शेप, लेकिन उसके तरीके ये हैं कि जैसे हमने यहाँ से शुरू किया,
हम लाइन कैसे खींचेंगे, हमें लाइन ऐसे खींचना है कि हम इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, ऊपर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ चलने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ऊपर चलने के लिए कुछ है नहीं, नीचे या तो इधर को चल सकते हैं या इधर को चल सकते हैं। लेकिन जैसे ये लाइन खींचना शुरू किया मैंने, अगर इधर लाइन खींचना शुरू किया तो मुझे आना इसी पॉइंट पे है वापस, लूप मतलब क्लोज होना है इसको, लूप को। तो कहाँ से करना है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई है डेल आई जे की, और ये लाइन खींचनी है। लेकिन हम टर्न तभी कर सकते हैं जब इसमें एलोकेटेड सेल हो। जैसे मैं अगर चाहूं, मैं यहाँ से खींचना, इधर को खींचना शुरू करूं, मैं इधर को भी खींच सकता हूं, इधर को भी खींच सकता हूं। अगर मैं इधर को खींचना शुरू करूं तो देखिए ये आपका अनएलोकेटेड सेल है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके ऐसे टर्न नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे टर्न कहाँ पे लेना पड़ेगा, जहां पे एलोकेटेड सेल है। तो अगर मैं इधर को चलता हूं तो मुझे यहाँ टर्न ले सकता हूं, अगर मैं यहाँ चलता हूं तो यहाँ टर्न ले सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं इधर को चला और मैंने यहाँ टर्न ले लिया, ठीक है, ये टर्न ले लिया, तो मैं क्या यहाँ टर्न, मुझे यहाँ वापस आना है तो मैं क्या यहाँ टर्न ले सकता हूँ? नो, क्योंकि ये अनएलोकेटेड सेल है, यहाँ टर्न नहीं ले सकता। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे आपका यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एलोकेटेड सेल आ गया, फिर मैं यहाँ टर्न ले सकता हूँ, ठीक है, फिर मैंने यहाँ टर्न ले लिया, फिर एलोकेटेड सेल आ गया, फिर मैं टर्न ले लिया और वापस अपनी जगह आ गया। तो इसका रूल सिर्फ यही है कि आपको केवल ये टर्न जो लेना है, शुरू कहाँ से करना है, जहां से निगेटिव डेल आई जे है, और टर्न कहाँ लेना है, जहां पे केवल एलोकेटेड है। आप अनएलोकेटेड सेल को स्किप कर सकते हैं, उससे टर्न नहीं ले सकते। तो ये आपका लूप बन गया। अब लूप बनने में क्या हुआ, लूप बनने के बाद आपका क्या होगा, लूप बनने के बाद आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको निशान लगाने पड़ेंगे। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। आप चाहे तो इधर को भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस, ये आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ा, देखना पड़ेगा कि ये जो माइनस के हमने दो साइन लगाए हैं, इसमें से लीस्ट एलोकेशन किस पे है। तो देखिए यहाँ पे एलोकेशन कितनी है, 15 यूनिट्स की, और यहाँ पे एलोकेशन कितनी है, 5 यूनिट्स की। तो लीस्ट एलोकेशन कहाँ पे है, लीस्ट एलोकेशन एट निगेटिव साइन कितनी है, 5 है। ये है ना 5 है ना, यहाँ पे देखिए 5 एलोकेशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एलोकेशन को अपनी क्या करना पड़ेगा, 5 से प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ जो एलोकेशन थी उसमें 5 माइनस कीजिए, और यहाँ जो एलोकेशन थी उसमें 5 प्लस कीजिए। समझ गए आप मेरी बात। लूप बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि जहां से लूप स्टार्ट किया वहां से प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगाते हैं। फिर जो निगेटिव साइन है उस पे देखते हैं लीस्ट एलोकेशन कौन सी है, उस एलोकेशन को जैसे जैसे साइन लगे हैं वहां पे आपको जोड़ के घटा के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे एलोकेशन कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, और यहाँ पे मुझे -5 करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो 5 है पहले से, ये अब कितनी हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि ये अनएलोकेटेड सेल बन जाएगा आपका। यहाँ पे आपकी देखिए +5 करूंगा तो ये 30 हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 30 हो जाएगी, और ये -5 करूंगा तो ये 10 हो जाएगी। तो नई एलोकेशन आपकी इस तरह से आपकी बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको साफ करके लिख लेता हूँ टेबल को कि ये कैसे काम बनेगी। तो अकॉर्डिंगली आपने लूप के हिसाब से ये एलोकेशन लिख देंगे, 5 10 20, यहाँ वाली खत्म हो गई, 5 यहाँ पे आ गई, और ये देखिए 20 तो यहाँ जैसे थी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 5 प्लस हुई और यहाँ पे 5 माइनस हो गई, ठीक है। ऐसा करने के बाद अगेन आपको uv के वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, u1 u2 u3 v1, यहाँ आपका v1 v2 v3 v4 और v5, ये वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। वैसे ही करना है, सबसे ज्यादा जिसके पास एलोकेशन है उसको आप 0 कर दीजिए। तो जैसे ही 0 करते थे, मैंने आपको बताया था कि इसके सामने जितनों के सामने एलोकेशन है ना, जितनों के सामने एलोकेशन है वहां पे करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू इनकी कॉस्ट ही आ जाती है। तो 55 आ जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 40 आ जाएगी, और यहाँ तो है नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, हम अभी नहीं बता सकते क्या आएगा, यहाँ पे है तो यहाँ आपकी 40 आ जाएगी। तो इतना करने के बाद इसके लिए हमने पूरा काम कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यू निकालेंगे। अगला एलोकेटेड, ये यहाँ तक करने का काम हो गया आपका, ठीक है। अगला एलोकेटेड सेल है ये,
इस पे देखिए यहाँ पे 35 आ रही है, यहाँ 55 है, यहाँ कुछ मिसिंग है, इन दोनों का सम करेंगे तो 35 आना चाहिए। तो यहाँ क्या मिसिंग होगा, देखिए 55 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कोई वैल्यू मिसिंग है, इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है। तो 55, तो यहाँ क्या होना चाहिए, -20 होना चाहिए। तो इससे आपकी -20 U2 की वैल्यू आ गई। अगेन आप देखिए यहाँ पे हम निकाल पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अगला जो एलोकेटेड है वो यही है, तो इस पे तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि U की और V की दोनों की वैल्यू गायब है। लेकिन इसमें देखो कोशिश करते हैं, इस वाले में आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है 40, यहाँ पे कुछ मिसिंग है इसके सामने और 30 है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये -10 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, -10। जब ये आपने निकाल दिया -10, तो फिर अगेन आप ये V4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है और इसमें आप ये जोड़ेंगे तो आंसर ये आएगा। तो देखिए यहाँ क्या वैल्यू होगी, जिसमें मैं -10 करूं तो 35 आ जाए, यहाँ 45 होगा। ठीक है, तो मैंने U और V की वैल्यू फिर निकालनी है दोबारा से। फिर मैं अगेन अपनी क्या करूंगा, ये मैंने काम क्या किया था अलोकेटेड सेल के लिए। अनअलोकेटेड सेल के लिए मैं डेल आई जे निकालूंगा। डेल आई जे कैसे निकलता है, वही सी आई जे माइनस यू आई जे प्लस वी आई जे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से निकलता है। तो इन शॉर्ट ये किसके लिए निकलेगा, अनअलोकेटेड सेल के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ स्टेप काफी जो आपकी बुक में दी है उसमें तो कई बार करने में ऐसा आता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए करूंगा, पहला अनअलोकेटेड सेल ये मिला मुझे इस रो में। तो देखिए इसके सामने क्या है, सी, ये डेल आई जे क्या है, डेल आई जे है सी आई जे, मतलब ये वैल्यू माइनस दिस प्लस दिस। तो 45 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 45, और सी आई जे में से घटाइए, मतलब 50 में से 45 घटाएंगे तो ये 5 आपका आंसर आया। तो ये 5 आपका हो गया, इसको आप सर्कल में कर लीजिए क्योंकि ये डेल की वैल्यू है। ठीक है, मैं ये नोटेशन यूज करता हूँ, आप चाहे दूसरे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए ये काम करेंगे, पहले क्या करना है, यू इसके करस्पॉन्डिंग यू और वी की वैल्यू जोड़ना है। इसके करस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू है -20 और वी की वैल्यू है 30, तो 10 आया इन दोनों को जोड़ने पे, और इसमें से 30 में से जब घटाएंगे तो ये आपका आएगा 20। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए काम करते हैं, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जोड़िए यू और वी की, -20 प्लस 40 मतलब 20, और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। इसके लिए करते हैं 45 माइनस 20 कितना हुआ 25, और ये 45 में से जब आप घटाएंगे 25 तो आंसर आएगा 20। ठीक है, ये सब डेल आई जे की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। इसको और इसको प्लस कीजिए, यहाँ पे काम कर रहे हैं 20 प्लस 40 यानी कि 20, और 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। अगेन यहाँ पे आइए, देखिए 55, इस सेल के लिए बात कर रहा हूँ, 55 प्लस -10 यानी कि 45, और 40 माइनस 45 इज इक्वल टू -5, ये माइनस फिर आ गया हमारा, यानी कि ऑप्टिमम नहीं है सॉल्यूशन इस बार भी। चलिए देखते हैं, इस वाले सेल के लिए बात करते हैं, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, तो ये 40 वैल्यू आ गई। देखिए 40 -10 30, और ये 95 -30 करेंगे तो ये आपका 65 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सब वैल्यूज निकाल दी, डेल आई जे की वैल्यू निकल गई और यूवी की वैल्यू भी आपकी निकल गई। तो आप देखेंगे कि डेल आई जे की वैल्यू क्या कोई निगेटिव है, डेल आई जे की वैल्यू क्या कोई निगेटिव है, हाँ यस है। तो सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, सॉल्यूशन फिर भी ऑप्टिमम नहीं है। अब ऑप्टिमम करने के लिए क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप कैसे लगाते हैं, मैंने आपको बताया कि जहां पे निगेटिव वैल्यू आई वहीं से लूप लगाना है। तो ये पॉइंट स्टार्टिंग हो गया। अब देखिए मैं किधर किधर चल सकता हूँ, इधर चल सकता हूँ या इधर चल सकता हूँ। ठीक है, तो रूल क्या है, टर्न कहां से लेना है, जहां पे केवल अलोकेटेड सेल हो। तो अगर मैं जैसे ऊपर को चला तो यहाँ टर्न नहीं ले सकता, मुझे टर्न कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ टर्न ले सकता हूँ, यहाँ टर्न ले लिया, देखो ये अलोकेटेड सेल है, ए लिखा हुआ है इस पे, तो यहाँ टर्न ले सकता हूँ, यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ फिर यहाँ कोई ऐसे वापस नहीं आ सकता।
फिर देखिए मतलब मैं यहाँ तक तो चला, चलो मैं चलता ही हूँ आपके साथ। देखिए मैं इस तरफ चला, यहाँ टर्न ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ अगर मैंने ले लिया तो फिर मैं यहाँ वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एलोकेटेड सेल नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अगर मैं ऐसे चला तो फिर यहाँ कोई एलोकेटेड सेल नहीं है वापस आने के लिए। तो फिर मैं और आगे बढ़ा, यहाँ देखा, यहाँ पे करने के लिए फिर कोई एलोकेटेड सेल नहीं है टर्न लेने के लिए। तो फिर यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ बढ़ा मैं, तो फिर यहाँ बढ़ा तो देखिए, अच्छा यहाँ तो टर्न ले ही नहीं सकते थे क्योंकि ये एलोकेटेड सेल है ही नहीं ना। एलोकेटेड सेल तो केवल ये और ये है। तो देखिए ये यहाँ पे एलोकेटेड सेल है, यहाँ टर्न ले सकता हूँ, और फिर यहाँ भी एलोकेटेड सेल है तो यहाँ भी टर्न ले सकता हूँ। तो ऐसा टर्न लेने के बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं वापस अपने ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं यहाँ इस तरह से लूप बना सकता हूँ, ठीक है। इसका रूल क्या है, सिंपल रूल है आपका कि स्टार्ट फ्रॉम निगेटिव वैल्यू, निगेटिव जो आपका डेल आई जे आया है, निगेटिव डेल आई जे, उससे स्टार्ट करना, एंड टर्न ऑन अलोकेटेड सेल। बस यही दो रूल हैं इसके, और कोई रूल नहीं है। अलोकेटेड सेल, बस इन दोनों रूल को फॉलो करते हुए आपको लूप लगाना है। ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ा, ये दो रूल लगाते हुए आप जो है लूप लगाइए। फिर देखिए यहाँ पे क्या करना, जहां से शुरू किया था यहाँ प्लस कीजिए, अल्टरनेट प्लस माइनस करने, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, फिर क्या करना है कि जो आपके माइनस वाले साइन वाले टर्मिनल हैं उन पे देखना है कि मिनिमम एलोकेशन कितना है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो मिनिमम एलोकेशन कितना है, मिनिमम एलोकेशन एट निगेटिव टर्मिनल मान लो, चलो टर्मिनल, तो कितना है, यहाँ 5 है इस केस में। यानी कि जहां जहां पे आपकी एलोकेशन जो है ये प्लस और माइनस लगी हैं, उस हिसाब से यहाँ 5 प्लस या माइनस करने हैं। तो ऐसा करने के बाद नई एलोकेशन क्या आएगी वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपकी जो एलोकेशन इस तरह से आती है कि यहाँ 5 माइनस हो जाएगी, यहाँ पे नई 5 आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी जो 10 थी उसमें से आपका ये चला जाएगा 5, तो 5 रह जाएगी। इस तरह से आपकी एलोकेशन आपकी यहाँ पे आएगी, और यहाँ 5 थी तो यहाँ 10 हो जाएगी। तो ऐसा करने के बाद फिर आपको वही करना है, यूवी की वैल्यू निकालनी है, डेल आई जी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, क्या है, आपको यहाँ यू को देखना है, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 और V5। तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किस रो में आ रही है, इसमें भी आ रही है, वैसे तो 3 इसमें भी आ रही है, 3 इसमें भी आ रही है। तो आप जिसको मन करें 0 मान लें, चलो इसको 0 मान लेते हैं। इसको 0 मानने के बाद मैंने क्या बताया था कि इसके सामने की जो करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू है वो आपकी सिंपल कॉस्ट की ही वैल्यू आ जाएंगी। ये एलोकेटेड सेल के लिए होगा ऐसा। तो ये क्या यहाँ क्या आएगा, 30 आ जाएगा है, और ये आपका यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। ये अनएलोकेटेड है, इसका हमें अभी नहीं बात करनी। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अगेन आपका 40 आ जाएगा। चलिए ये बात हो गई। इसकी मदद से फिर हम बाकी निकालते हैं। देखिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी एलोकेटेड सेल है, U2 की वैल्यू मिसिंग है, इधर V की वैल्यू मिसिंग है, तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, छोड़ देते हैं, यहाँ भी नहीं निकल पाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका निकल पाएगा, देखिए यहाँ पे आपका नहीं निकल पाएगा क्योंकि V की वैल्यू मिसिंग है, U की वैल्यू मिसिंग है। इस पे आते हैं, इस पे देखिए क्या होता है। इस पे देखिए जो 30 है ये CIJ जो है U और V की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग, इन दोनों का सम है। तो यहाँ कुछ लिखा होगा जिसको मैं इसमें जोड़ूं तो ये आंसर आए। तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, -10 लिखा होना चाहिए, तब ये आंसर आएगा। ऐसा करने के बाद अब इसकी वैल्यू पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, जिसमें मैं ये जोड़ूं तो ये आए, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 45। 45 में अगर आप -10 करेंगे तो 35 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए जिसमें ये जोड़ूं तो ये आंसर आए, यहाँ पे आपका 50 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए।
तो 50 में अगर आप 10 जोड़ेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ जो 35 है, 50 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 35, तो क्या होगा -15, -15 करेंगे तो आपका ये आपका 35 आ जाएगा। तो अब हमने u और v की वैल्यू निकाल दी है। अलोकेटेड सेल के लिए हमने काम किया था ये। u और v की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेंगी, अलोकेटेड सेल के लिए केवल, ठीक है, अलोकेटेड सेल के लिए। और इसमें क्या होता है, जो आपका Cij होता है वो क्या होता है, Uij प्लस Vij, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेल आई जे की वैल्यू। डेल आई जे जो ये किसके लिए निकालेंगे, अनअलोकेटेड सेल के लिए, अनअलोकेटेड सेल के लिए। तो वो कैसे निकलता है कि पहले u और v की वैल्यू जोड़ो करस्पॉन्डिंगली और Cij की वैल्यू में से घटाओ। तो देखिए इसके लिए ये होगा अनअलोकेटेड सेल के लिए, तो पहला अनअलोकेटेड सेल ये आया, इसमें u और v की वैल्यू क्या है 50 और 0, तो 50 और 55 में से Cij की वैल्यू में से 50 घटाएंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5। इसको मैंने राउंड कर दिया क्योंकि ये डेल की वैल्यू है। ये एलोकेटेड छोड़ देंगे, ये एलोकेटेड छोड़ देंगे, ये अनएलोकेटेड है। देखिए इसके लिए काम करेंगे, 45 प्लस 0 इज इक्वल टू 45, 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5, ये भी पॉजिटिव आ गया। यहाँ के लिए बात करेंगे, देखिए ये एलोकेटेड है, ये एलोकेटेड है, तो अब अगला अनएलोकेटेड सेल ये है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15, और 30 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हुआ 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। देखिए यहाँ पे करेंगे 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 25, और 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आइए, 45 माइनस 15 30, और 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर। इसके लिए करते हैं, देखिए 40 माइनस 15 कितना हुआ 25, 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये एलोकेटेड है, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगला अनएलोकेटेड सेल है जिसके लिए डेल आई जी की वैल्यू निकालेंगे। तो 30, इसके लिए बात कर रहा हूँ, 30 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 20, और 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। देखिए इसके लिए बात करता हूँ, 40 माइनस 10 यानी कि 30, और 95 माइनस 30 इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू देखिए। अब आपने सारी वैल्यू निकाली, डेल आई जी की वैल्यू देखिए, कोई भी निगेटिव है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल डेल आई जे आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये सारे आपके ग्रेटर देन 0 हैं, तो आपका सॉल्यूशन क्या है, योर सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक। ये शायद बुक में नहीं बता रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू आपकी क्या है, ये डेल की वैल्यू सारी पॉजिटिव आई हैं। अगर इसमें मान लीजिए कोई वैल्यू निगेटिव आ जाती, जैसे पहले आ रही थी, तो फिर आपको ऑप्टिमम दोबारा से करना पड़ता लूपिंग करके। या कोई वैल्यू अगर 0 होती, अगर यहाँ मान लीजिए कोई वैल्यू 0 आ जाती इसकी, तो इसका मतलब क्या होता, सॉल्यूशन तो यूनिक है, सॉरी सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल है लेकिन यूनिक नहीं है, मतलब उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। तो 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में क्या है, डेल आई जे की वैल्यू कोई भी निगेटिव आ जाए तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है ही नहीं, आपको लूपिंग से उसको इंप्रूव करना है। दूसरा क्या है कि आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम भी होगा और यूनिक भी होगा। तीसरा क्या होगा, आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी है और एक या एक से ज्यादा वैल्यू 0 है, तो आपका सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम है लेकिन यूनिक नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट उसकी कॉस्ट सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम आ चुका अब, और जो कि यूनिक भी है। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन पे हमारी कॉस्ट क्या आएगी ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन पे हमारी कॉस्ट क्या आएगी, हम इसको अब निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, क्योंकि मैं यहाँ अब क्या निकालूंगा, कॉस्ट निकालूंगा इसकी, ठीक है। मैं यहाँ क्या निकालूंगा, यहाँ कॉस्ट निकालूंगा इसकी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कि
सिंस डेल आई जे इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक, ठीक है। अब इसकी देखिए, इसका सॉल्यूशन है क्या और इसकी कॉस्ट क्या है। तो x से आप कहाँ कहाँ पे देंगे, x से आप देंगे x पे आप b पे देंगे, ठीक है, b पे सप्लाई देंगे, और आप c पे सप्लाई देंगे और e पे सप्लाई देंगे। ये 3 जगह सप्लाई देंगे। कितनी कितनी देंगे, देखिए कितनी कितनी देंगे आप यहाँ पे देखिए 10 देंगे, ये 10 दिया हुआ है, यहाँ पे आप 20 देंगे और यहाँ पे आप कितना देंगे, ई पे 10 देंगे। y से जो आप सप्लाई देंगे वो कहाँ कहाँ देंगे, y से केवल a को सप्लाई देंगे, y से केवल a को सप्लाई देंगे, कितनी देंगे, 20 देंगे। और z से कहाँ पे देंगे आप सप्लाई, z पे आप देंगे, देखिए आप a पे भी देंगे और फिर आप किस पे देंगे, a के बाद आप d पे भी देंगे और आप फिर e पे भी देंगे, ठीक है। यहाँ कितनी कितनी देंगे, इनमें a पे आप देंगे इसका 5 और b पे d पे कितना देंगे 30 और e पे कितना देंगे आप 5। इनकी कॉस्ट कितनी है, करस्पॉन्डिंगली कॉस्ट लिख लीजिए। तो देखिए a पे कॉस्ट है b पे कॉस्ट है 30 आपकी, ये 30 हो गई। यहाँ c पे कॉस्ट कितनी है 40 और आपका e पे कॉस्ट कितनी है 40, ठीक है भैया, x से जो दी हुई है। y से जो है वो a पे कॉस्ट कितनी है 35 है, और z से देखिए a पे कॉस्ट कितनी है, z से a पे कॉस्ट है 40, z से d पे कॉस्ट कितनी है, z से d पे कॉस्ट है 35 और z से e पे कॉस्ट जो है वो कितनी है 30। तो इस वैल्यू को आप निकाल लीजिए, कितने आएगी 300, ये आपका आएगा 800 और ये आपका आएगा कितना जी 400, ये आपका आएगा 700, ये आपका आ जाएगा 200 और ये आपका आ जाएगा आपका कितना 1050 एंड दिस विल बी 150। तो इस तरह से आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3600। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया और ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो ठीक है, मैंने आपको समझाया है कैसे कैसे लूपिंग बनाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप जब लास्ट सवाल होगा बिल्कुल इसका हम बिल्कुल एंड करेंगे तो मैं आपको फ्लो चार्ट भी समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच।